नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो जिंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से फ्री होकर लोग अब घूमना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें तलाश होती है सुकून से भरी जगह की। छत्तीसगढ़ का सतरंगा ऐसा ही खूबसूरत जगह है जहां के बुका में पर्यटन विभाग ने भी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। नए साल में बुका में कश्मीर के डल झील की तर्ज पर शिकारा बोट भी चलाए जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए और भी बहुत कुछ प्लान किया गया है। गहरे नीले पानी में तैरते बोट, खूबसूरत पत्थरों से सजे पहाड़ और आजू बाजू हरे भरे पेड़ों की कतारें। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सतरंगा की हैं, जहां पहुंचने पर कश्मीर की डल झील जैसा फील आने लगता है। वन विभाग के बाद अब छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग भी बुका कोरबा के नाम से वेबसाइट बनाकर यहां पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने जा रहा है। बुका में कश्मीर की डल झील की तर्ज पर 6 शिकारा बोट चलाए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स के लिए 6 मोटर बोट हैं, जिनमें एक 15 सीटर और 2 10 सीटर के अलावा 3 छोटे मोटर बोट हैं, जो आसपास के कईयों टापू तक सैलानियों को ले जाते हैं। सतरंगा में भी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो हमारा जिला प्रशासन है, उनके कोलैबोरेशन से ये काम हो रहा है। नए साल में चूंकि इसमें बड़ा काम है, फॉर्मेलिटी में थोड़े से टाइम लगते हैं, लेकिन नए साल में ये डेफिनेटली ये दिखेगा। बुका में बने टेंट हाउस में 30 लोग ठहर सकते हैं। बुका आइलैंड में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चालू करने की भी तैयारी है। सतरंगा से बुका और टिहरी सराय को जोड़ने फरवरी में क्रूज शुरू हो जाएगा। इससे पर्यटन के 2 बड़े केंद्र बुका और सतरंगा भी जल्द ही जलमार्ग के जरिए जुड़ जाएंगे। कोरबा से बुका पर्यटन केंद्र की दूरी 67 किलोमीटर है। कटघोरा से अंबिकापुर मार्ग पर मड़ई के आगे से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए खुद के साधन से जाया जा सकता है। वहीं कटघोरा से बुका की दूरी 35 किलोमीटर है। बुका सैलानियों के साथ ही प्री वेडिंग और एल्बम शूटिंग के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जाहिर है, नई पर्यटन सुविधाओं से नए साल में बुका पर्यटकों की आमद का नया रिकॉर्ड बनाएगा। धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। तो वहीं अबूझमाड़ को बूझने जिला प्रशासन लंबे समय से तैयारियों में जुट गया है। यही वजह है कि अबूझमाड़ को जिला मुख्यालय से अलग करने वाली इंद्रावती नदी पर पुलों की श्रृंखला तैयार की जा रही है। दंतेवाड़ा को वर्ष 2022 के जनवरी माह में जिले के सबसे बड़े पुल की सौगात मिली। ये पुल किसी शहर को जोड़ने वाला नहीं, बल्कि अबूझमाड़ को जोड़ने वाली इंद्रावती नदी पर बनाया गया। करीब 712 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पुल का लोकार्पण किया। अब ग्रामीण डोंगियों के सहारे नहीं, बल्कि वाहनों से इंद्रावती को मिनटों में पार कर रहे हैं। छिंदनार घाट के अलावा करका घाट पर पुल का निर्माण पूरा होने को है। इन दोनों पुलों के निर्माण से शासकीय योजनाएं नदी पार पहुंचेंगी। दंतेवाड़ा के अलावा बीजापुर और नारायणपुर के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो इससे नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा उस जो नदी पार के 10 गांव, जिनकी आबादी लगभग 12,000 से ज्यादा है, ऐसे लोग सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे और जिला बीजापुर और जिला नारायणपुर से जो संपर्क है सीधा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इन पुल के बनने से विकास की गति को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इंद्रावती नदी पर बने दोनों पुल की वजह से नदी पार के गांव में विकास की गति तेज होने लगी है। तो नए साल के मौके पर आज हम आपको एक ऐसे इलाके की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसकी दशा और दिशा बदलने में गांव के लोगों का अहम योगदान रहा है। जब शासन प्रशासन ने इलाके से मुंह मोड़ लिया तो गांव के लोग ही दशरथ माझी की भूमिका में सामने आए और बना डाली करीब 12 किलोमीटर की कच्ची सड़क। आपसी श्रमदान और आर्थिक सहयोग से किस तरह गांव के लोग बदल रहे हैं, इलाके की तस्वीर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। हाथों में फावड़ा लिए भीषण जंगलों के बीच पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बना रहे ये लोग किसी प्रशासनिक या शासकीय योजना के तहत काम नहीं कर रहे, बल्कि श्रमदान करके इलाके के लिए सड़क बना रहे हैं।
दरअसल सरगुजा के अंतिम छोर में बसे मतरिंगा से लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले को मिलाने वाली ये कच्ची सड़क ग्रामीणों ने ही बनाई है। कई गांव के लोग इस इलाके में निवास करते हैं और यहाँ सड़क नहीं होने के कारण इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इलाके के लोगों ने शासन प्रशासन से पहले तो सड़क बनाने की गुहार लगाई, मगर जब कोई पहल नहीं हुई तो उन्होंने शासन से मदद की आस लगाने के बजाय स्वयं ही दशरथ मांझी बनना ज्यादा बेहतर लगा। उन्होंने स्वयं ही श्रमदान करते हुए सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया और अब इस इलाके से 4 पहिया वाहन होकर गुजरने लगे हैं और कई बार बारिश के कारण कच्ची सड़क बह जाती है तो गाँव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करने के साथ ही श्रमदान करके इस सड़क के मरम्मत का काम पूरा करते हैं। कई बार ज्यादा रकम खर्च करने पर इन्हें कर्ज लेकर भी काम करना पड़ता है, मगर तब भी इनके हौसले कम नहीं हो रहे और लगातार सड़क निर्माण का काम जारी है। शासन प्रशासन का सहयोग न मिले तो आपसी श्रमदान से भी तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं मजदूरी नहीं कर रहे हैं या किसी योजना के अंतर्गत काम करने नहीं आए, बल्कि श्रमदान करने आए हैं और श्रमदान भी ऐसा जिसने जो सड़क है वो पूरी बना दी। कब से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या सोच कर आते हैं कि यहाँ पर काम करेंगे तो क्या स्थिति बदलेगी? सर, हम लोग सोचते हैं कि यहाँ आने जाने का रास्ता बन जाए। तो ये देखिए कि ये जो लोग हैं वो रोजी मजदूरी करके अपनी आजीविका तो चलाते हैं, लेकिन ये सड़क को लेकर श्रमदान भी इतना महत्वपूर्ण होता है कि आज जो लोग जो यहाँ से सफर कर पा रहे हैं वो इन ग्रामीणों की ही देन है। ये इलाका वन विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है। यही कारण है कि अब वन विभाग भी इसके लिए पहल करने की बात कह रहा है। वन विभाग का कहना है कि इसकी जांच कराने के साथ ही सड़क बनाने को लेकर कवायद की जाएगी। जिले के कलेक्टर का कहना है कि सड़क को लेकर प्रशासन सजग है और अलग अलग फंड के जरिए सड़क निर्माण का काम पूरा कराया जा सकता है। इधर क्षेत्रीय विधायक भी सड़क को बेहद अहम मान रहे हैं और इस ओर पहल करने की बात कह रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है, ये जो सड़क है इससे लोगों का काफ़ी आवागमन भी होता है और एक अच्छी पहल है ग्रामीणों के द्वारा कि वो श्रमदान करके उसमें काम कर रहे हैं। हम लोग भी उसको चेक करवा रहे हैं। यदि वो फॉरेस्ट रोड होगा तो उसमें हम लोग वन विभाग की तरफ से जो भी सपोर्ट मिल सकता है उसको टेकअप करके करेंगे और यदि कोई दूसरी एजेंसी भी उसको करना चाहे तो उसमें भी हम लोग उनका पूरा सहयोग करवाएंगे। श्रमदान जो लोगों के द्वारा किया गया है रोड को ठीक ठाक करने के लिए, मुझे लगता है कि उसमें जिला प्रशासन उसकी स्वीकृति हम किसी भी मत से दे देंगे कि अगली आने वाली बारिश में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो और चूँकि वो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का क्षेत्र पड़ता है तो डिपार्टमेंट ही उसमें एजेंसी बन के और उसमें काम कर ले। वरना अंबिकापुर से धर्मजयगढ़ जाने के लिए ये 80 किलोमीटर करीब पड़ता है। मुख्य मार्ग से जाते हैं तो 114 किलोमीटर 16 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो ये धर्मजयगढ़ के लिए सुलभ रास्ता भी है। तो कुछ इन कारणों से मुझे लगता है कि रोड पे बात आगे बढ़ नहीं पाई। ग्रामीणों की एकजुटता समाज, प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी मिसाल है। जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ देते हैं तो खुद ही हाथों में इसकी कमान लेने के साथ तस्वीर बदली जा सकती है। अब देखना होगा कि गांव के लोगों की ये पहल जिम्मेदारों को कब तक उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। जोश और जुनून हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। मुंगेली के जलेश यादव इसकी जीती जागती मिसाल है। आर्थिक तंगी जब जलेश के क्रिकेटर बनने की राह में रोड़ा बनी तो उन्होंने स्थानीय प्रतिभाओं को निखार कर अपना सपना पूरा करने की ठान ली। हालात ये है कि चाय बेचकर गुजारा करने वाले जलेश अपनी क्रिकेट अकादमी के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। टी स्टॉल लगाकर चाय बना रहा ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं है। ये है मुंगेली जिले के रहने वाले जलेश यादव, जो रोजी रोटी के लिए टी स्टॉल लगाते हैं, लेकिन इनका सपना बड़ा है। तस्वीरों में दिख रहे ये वही जलेश हैं जो चाय बना रहे थे। दरअसल जलेश का सपना भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का था, लेकिन आर्थिक हालात की बेड़ियों ने जलेश को आगे बढ़ने से रोक दिया। 2004 में जलेश आंखों में क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई गए, जहां इन्होंने निजी क्रिकेट क्लब में खेलना शुरू किया। इसके जरिए वो नेपाल और श्रीलंका तक खेलने गए, लेकिन पैसों की तंगी ने जलेश को मुंबई टू मुंगेली लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी जलेश ने हिम्मत नहीं हारी। 2010 में जलेश ने सनराइज क्रिकेट अकादमी बनाकर जिले के क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने का बीड़ा उठाया।
जलेश ने सुरगा गांव की 4 लड़कियों को ट्रेन करना शुरू किया था, लेकिन उनकी ये कोशिश भी चुनौतियों भरी थी। लिहाजा पैसे के लिए उन्होंने टी स्टॉल शुरू किया और मुनाफे के पैसे इन्होंने अकादमी में लगाए। इसके बाद प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने का कारवां शुरू हुआ। जलेश का सपना स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे तक ले जाने का है। 4 खिलाड़ियों के साथ शुरू हुआ जलेश का सफर आज 20 खिलाड़ियों तक पहुंच चुका है। उनकी ट्रेंड लड़कियां जम्मू, इंदौर, चेन्नई और छत्तीसगढ़ बोर्ड तक में खेल चुकी हैं। 2010 से चालू किया, उस समय मेरे पास 3-4 बच्चे थे। आज मेरे पास 20 बच्चे हैं और उसमें बहुत से जो 5-7 बच्चे आज छत्तीसगढ़ बोर्ड टीम में हैं और बहुत से बच्चे हर साल ओपन नेशनल में, स्कूल ओपन, स्कूल नेशनल में बैठ रहे हैं। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है ये इंडिया टीम में जाए और मेरा ही नहीं, मेरे जिला, राज्य और पूरे भारत देश। जलेश के सपने को पूरा करने में परिवार भी जुटा रहता है। टी स्टॉल से हुई कमाई का एक हिस्सा खिलाड़ियों के लिए सामान और आने जाने में खर्च होता है, जबकि आधी कमाई से घर चलता है। परेशानी तो होती है, लेकिन जलेश का सपना पूरा करने में परिवार भी पीछे नहीं है। जलेश को वैसे तो छोटी मोटी मदद भी मिल जाती है, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव वाले जलेश किसी से मदद मांगते नहीं। इनकम में तो अभी उतना हम लोग ध्यान क्या रहता है, जैसा जो जरूरत रहता है वो सब हिसाब से करते हैं। उसी पैसा जो बचता है और अपने इकलमी में बच्चों प्रति मैं डाल देता हूँ। हम लोग जोड़ते नहीं रहते हैं और इधर थोड़ा बहुत मदद वो हो जाता है तो दोनों एडजस्टमेंट हो जाता है। नहीं, सब अच्छे लगते हैं, पूरा परिवार है क्योंकि ट्रेनिंग चलाते नाम के लिए सब बच्चा में लड़की भी बहुत आगे बढ़े थे और वही मध्य खरीदा से लेके का दुकान से। हाँ, पूरा परिवार अपन धीरे धीरे चल जाते। जलेश खिलाड़ियों को शहर के श्यामा प्रसाद स्टेडियम के एक कोने में नेट प्रैक्टिस कराते हैं। इस दौरान उन्हें क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाती हैं। अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी भी जलेश के जज्बे और मेहनत को सलाम करते हैं। सर का छोटा सा चाय दुकान है, जिससे वही पैसा से सर हमारे लिए बैट बॉल पैड सब चीज का व्यवस्था करते हैं। सर हम लोगों को बिना निःशुल्क के हम लोगों को क्रिकेट खिलाते हैं। मैं बचपन में छोटी सी थी तो मैं सब लड़की को देखती थी कि खेलते हैं, तो मेरे को भी लगा कि मैं भी खेलूंगी। सर का सपना कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं उसको पूरा, और मैं अभी नेशनल गई थी छत्तीसगढ़ टीम से, तो सर ही हम लोग का जो पैसा लगा उसमें वो सर ही किए हैं और घर से सपोर्ट नहीं रहता, सर ही सपोर्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ तक अभी तक। जलेश यादव की इस कोशिश को स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सराहते हैं। उनका कहना है कि जलेश मदद मांगने में संकोच करते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि जलेश की अकादमी को सुविधाएं दिला सकें ताकि प्रदेश को अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी मिल सकें। जलेश खुद से एक स्वाभिमानी लड़का है, वो खुद ज्यादा मदद किसी से लेता नहीं है और हम लोग भी अगर अपने स्तर से जलेश के लिए कोशिश करते हैं कि उनको जो समस्याएं आती है उसको पूरा कर। कहते हैं सपनों की उड़ान आसमान तक होती है और ये परवाज आसान नहीं होती। इसके पीछे त्याग की पत्ती, मेहनत की मिठास, जज्बे का दूध और जुनून का उबाल जरूरी है। तभी बनती है जलेश की जोरदार चाय और बनती है जलेश जैसी जुनूनी शख्सियत। इंद्रराज सिंह बघेल, IBC 24, मुंगेली। सालों से नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में पूरे साल परिवर्तन की बयार बही है। इस इलाके को 3 अहम सौगातें मिली हैं, जो यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव में अहम भूमिका निभाएंगी। लोग भी विकास के बयार को अपना रहे हैं और खुश हैं। देखिए इस रिपोर्ट। साल 2022 नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ इलाके के लिए उम्मीदों भरा रहा। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला रहा। इस साल सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए कई सौगातें दी। अबूझमाड़ इलाके के लोगों को इंद्रावती नदी पार कर डोंगी के सहारे शहर जाना पड़ता था। बारिश के समय तो जान आफत में डालकर नदी पार करने की मजबूरी थी। स्वास्थ्य सुविधाएं समेत दूसरी सुविधाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती थी। लोगों की इस जद्दोजहद को सरकार ने समझा और छिंदनार घाट पर इंद्रावती नदी पर जिले के सबसे बड़े पुल की सौगात दी। 712 मीटर लंबे पुल का सीएम भूपेश ने लोकार्पण कर आम जन को सौंपा। इतना ही नहीं, इंद्रावती नदी पर करका घाट पर भी एक और पुल बनाया जा रहा है, जो करीब करीब बन चुका है। जल्द ही इस पुल को भी लोगों को सौंप दिया जाएगा। पुल बनने की खुशी लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। बहुत कुछ फायदा हुआ सर। पहले से हम लोग को इतना बहुत परेशानी होती थी, जैसे नाव पार करने में बहुत बाढ़ होती थी और
कई कई बार तो नाव पलट भी जाता था और लोग की मौत मृत्यु भी हो चुकी है यहाँ पे। अभी जो पुलिया बन गया है तो थोड़ा आसान हुआ है। पहले तो बहुत दिक्कत था सर, पहले नाव से जाते थे, अभी पुलिया बनने के बाद सुविधा हुआ है सर। जिले के कलेक्टर भी मानते हैं कि विकास से अछूता रहा ये इलाका अब विकास की तेज रफ्तार दिखेगा। तो इससे नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा उस जो नदी पार के 10 गांव जिनकी आबादी लगभग 12,000 से ज्यादा है, ऐसे लोग सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे। अबूझमाड़ को इस साल बड़ी और पक्की सड़क की सौगात भी मिली है। इस सड़क ने अबूझमाड़ के इलाके में लोगों के मीलों पैदल चलने की परेशानी को खत्म कर दिया है। अब ये सड़क दंतेवाड़ा के साथ ही बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर के लोगों के लिए सौगात लेकर आई है। वाहन चलने से लोगों को ट्रांसपोर्ट की सरल सुगम सुविधा मिल गई है। 80 किलोमीटर लंबी सड़क की सौगात मिलने से लोगों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है। और पहले क्या नारायणपुर पहुंचने के लिए मतलब सुविधा नहीं था रोड, तो अभी रोड मस्त बन गया। अभी अपने को समय भी बच जाता है। सुविधा की हिसाब से तो यही रास्ता ठीक है, नजदीक है, समय बच जाता है। कितना समय बचता होगा भैया? कम से कम 2 से 2.5 घंटा बच जाता है समय। प्रशासन भी मानता है कि विकास की पहली सीढ़ी सड़क ही होती है। इसी वजह से पुलिस और प्रशासन ने इस सड़क के निर्माण में पूरी ताकत झोंक दी। नक्सल प्रभावित एरिया होने की वजह से करीब 4 साल में बनी इस सड़क निर्माण के लिए सैकड़ों सुरक्षा बलों ने सुरक्षा दी। और जो दंतेवाड़ा से लेकर नारायणपुर का जो क्षेत्र है सीधा कनेक्ट हो जाएगा और से विकास की जो है गति को बढ़ावा मिलेगा। अब हम अबूझमाड़ को एक और सौगात की बात करते हैं। दरअसल जंगली एरिया होने की वजह से यहाँ के हजारों लोग इंटरनेट की फास्ट स्पीड या वीडियो कॉल से अपनों से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन एक निजी कंपनी ने मालेवाही गांव में 4G टावर लगाया, जिससे इंटरनेट की 4G फास्ट सर्विस लोगों को मिलने लगी है। लोग अपनों से रोज वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। यहाँ तैनात दूर दूर से आए जवान ने भी राहत की सांस ली है। पहले महीनों तक अपनों का चेहरा नहीं देख पाते थे, लेकिन अब हर रोज अपनों से बात कर पाते हैं। हमें पूरी तरह से फायदा मिली है। हम आसानी से घर परिवार से बात कर पा रहे हैं, जो पहले नहीं था तो हम बात ही नहीं कर पाते रहे थे। बहुत परेशानी होती थी। अब नेटवर्क लगने से मोबाइल के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह सूचनाएं हमको मिल जा रही हैं। प्रशासन भी मानता है कि मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलने की वजह से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। डाटा अपलोड और ऑनलाइन होने वाले कार्यों के लिए अब उन्हें नेटवर्क तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन करने वाले कार्यों के लिए अब उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। उसके अलावा कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, वो उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है। अबूझमाड़ का एरिया नक्सल प्रभावित होने के साथ ही जंगल इलाका है, जहां उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। सरकार के अथक प्रयास के बाद भी बेहद धीमी रफ्तार से यहाँ विकास हो पा रहा है। लेकिन इस साल अबूझमाड़ के लोगों को पुल, सड़क और 4G नेटवर्क की 3 अहम सौगातें मिली हैं। उम्मीद है कि ये 3 सौगातें अबूझमाड़ के लोगों के जीवन में अहम बदलाव लाएंगी और नए साल में विकास का पहिया और तेज गति से घूमेगा। वेद प्रकाश संगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते हैं आगे। नए साल को लेकर लोगों को अलग अलग उम्मीदें हैं। उधर समाज सेवियों का मानना है कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से नया साल 2023 बेहद महत्वपूर्ण होगा। दरअसल इस साल विधानसभा चुनाव 2023 का महासंग्राम होगा, लिहाजा नए निर्णय के साथ प्रदेश को भी नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा समाज सेवियों का ये भी मानना है कि ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती से भरा होगा। साथ ही कहा कि जमीनी स्तर पर प्रति व्यक्ति गिरती आय और बेरोजगारी के ग्राफ से अति निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों का समन्वय बड़ी चुनौती है। इसके अलावा महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी तेजी से काम करने की आशा समाज सेवियों ने जताई है। राजनीतिक संदर्भों में और सामाजिक संदर्भों में इस खाई को यदि पाट सके तो हम सब के लिए एक बेहतरी का साल लेकर आएगा। और इस साल में हम ये भी कोशिश करें, सरकारों से भी अपेक्षा यही है कि यह साल महिलाओं के लिए सम्मान का एक साल हो, बच्चे यहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित महसूस करें। भोपाल को नए साल में वन विभाग ने कई नई सौगात देने की योजना बनाई है। क्या है वन विभाग की योजना, देखिए इस रिपोर्ट में।
ग्रीन सिटी भोपाल को नए साल में वन विभाग कई सौगात देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है। असल में भोपाल के शहरी सीमा के क्षेत्र के जंगलों में 18 बाघों का मूवमेंट है, लिहाजा इनकी हाईटेक निगरानी के लिए एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही सैटेलाइट से जंगलों की निगरानी के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। स्टाफ के लिए भी हमारा ये प्रयास है कि उनको भी उनकी कार्य क्षमताएं, उनका कौशल उन्नयन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत काफी ट्रेनिंग्स का भी काम चल रहा है। जंगल फायर सेफ्टी के लिए भी इंडोनेशियन तकनीक और विदेशी मशीनों का उपयोग किया जाएगा। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की शिफ्टिंग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अग्नि का सीजन है, तो अभी से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं उसकी, कि फायर लाइन्स की कटाई है, सफाई है, उसके लिए नए नए इक्विपमेंट्स भी सरकार ने इस बार खरीदे हैं। नए साल में अफ्रीका से भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जिराफ और जिब्रा लाने का भी काम किया जाएगा। यानी नए साल में भोपाल वासियों को कई नई सौगातें मिलेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।